हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू एस एग्जाम जनरल स्टडीज। मेरा नाम संतोष है। मैं 7 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ स्कूल चिल्ड्रंस को और 4+ ईयर्स से गवर्नमेंट प्रिपरेशन एंड टीचिंग कर रहा हूँ एक्सेट्रा। आज का हमारा टॉपिक है MPSC 2023। इसका एग्जाम हाल ही में 17 दिसंबर को हुआ था। रिलेवेंट किस किस के लिए है? वो सारे स्टूडेंट जो MPPSC 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं और दूसरे स्टेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, UPSC, DSSB, SSC फॉर स्टैटिक जीके, फॉर स्टैटिक जीके प्लस करंट इवेंट्स जो MP स्पेसिफिक के अलावा हो। और इसमें मैं आपको ये भी शो करूंगा कि ऐसे लास्ट वीडियो में हमने BPSC का 69 करा था, उसमें से कितने टॉपिक हमें MPPSC में भी देखने को मिलते हैं। उससे आपको मिलेगा कि आपको करंट ट्रेंड पता चलेगा MPPSC का, कौन कौन से करंट अफेयर अभी पूछे जा रहे हैं, और अगर आपका कोई एग्जाम हाल ही के मंथ में है तो कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, और आपका GS पोर्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन साइबर सिक्योरिटी? अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, आपने फायरवॉल के बारे में सुना ही होगा। ये हमें अनऑथोराइज एक्सेस से हमारे कंप्यूटर को बचाता है, मींस हैकर से हमें बचाता है। और अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो चुका है बहुत सारे पेपर्स का। तो प्लीज आप कंप्यूटर पे ध्यान दीजिए। आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे। कुछ 3-4 घंटे की वीडियोस होगी, एक बार में बिंज वॉच कर लो, नोट्स देख लो और फिनिश। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन क्या है? टू अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू अ नेटवर्क, टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क, टू क्रिएट अ बैकअप ऑफ नेटवर्क डाटा। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को रोकने के लिए, अलाउ करने के लिए। लेकिन फायरवॉल क्या भाई, दीवार है ना, वो तो रोकेगा। डिसअलाउ होता तो चलो मान लेते। टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क, ठीक। बैकअप से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, Amazon आर एग्जांपल्स ऑफ C2B, C2C, B2C, B2B। यहां पे C4 कस्टमर है एंड B4 आपका बिजनेस। तो फ्लिपकार्ट और अलीबाबा किस में डील करते हैं? कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस। अब फ्लिपकार्ट से तो हम ही सामान खरीदते हैं ना, तो फ्लिपकार्ट पे कौन बैठे हैं? दुकान वाले, बिजनेस वाले। तो हम कहां से सामान खरीदते हैं? बिजनेस वालों से हम सामान खरीदते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? B2C, बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व ट्रिकिंग यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक साइबर अटैक है? सारे साइबर अटैक हैकिंग के लिए यूज होते हैं, उससे हम यूजर्स को ट्रिक कर पाए ताकि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे सके। तो फाइजिंग अटैक, SQL इंजेक्शन अटैक, DOS अटैक, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है फाइजिंग। फाइजिंग का मतलब ही होता है बहरूपिया, फेक साइट्स। आपने Amazon के वो आपको नोटिफिकेशन आ गया, Amazon का डील चल रहा है, आपने साइट खोला, Amazon की जगह कुछ और ही खुल गया हो, लेकिन जो उसका इंटरफेस आपको Amazon की तरह दिख रहा है, लेकिन जो उसकी मेन वेबसाइट का नाम कुछ और है, Amazon की जगह AMZN हो गया। तो ये सारे फाइजिंग अटैक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल? ई प्रोक्यूरमेंट क्या होता है? ये गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं जहां से आप सारे सामान, वो गवर्नमेंट सामान खरीदती है। टेंडर्स, MP टेंडर्स, जेम, MP ऑनलाइन, MP LUN। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा MP स्पेसिफिक है, लेकिन जेम हम जानते हैं, जेम वो जगह है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योरमेंट करती है प्राइवेट बिजनेसेस से। तो इसका आंसर है MP ऑनलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स? इनमें से ई कॉमर्स का एडवांटेज कौन सा? एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7। ई कॉमर्स, Amazon, फ्लिपकार्ट 24 घंटे 7 दिन चलते हैं। लिमिटेड रीच, लिमिटेड रीच है क्या? जिसके पास भी फोन है वो इसको यूज कर सकता है, तो लिमिटेड रीच तो नहीं कर सकते। इन एबिलिटी टू पर्सनलाइज द शॉपिंग एक्सपीरियंस, कह रहा है कि जो ई कॉमर्स की साइट है वो आपको पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं दे सकती। भाई आपने गलती से गूगल पे वॉच सर्च कर लिया ना, फ्लिपकार्ट और Amazon में आपको वॉच ही वॉच दिखेंगे, तो पर्सनलाइज तो कर पा रहे हैं वो। हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, क्या इनके हायर ऑपरेशनल कॉस्ट है कस्टमर्स के लिए? नहीं, बहुत मिनिमम चार्जेस है, 50 रुपए पर डिलीवरी, और आपने प्राइम या मेंबरशिप ले रखी है तो फ्री है। तो ये सारे तो नहीं है, तो इसका एडवांटेज क्या है? एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेज टेलीफोन लाइन। ये बहुत पुराने हो चुके हैं। पहले इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमारे घर में टेलीफोन होता था, इंटरनेट आप लगवा सकते थे, उस टाइप को हम डीएसएल कहते थे। अभी जो आपके आ रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स के आ रहे हैं, सैटेलाइट, एलोन मस्क का स्टारलिंक, एयरटेल का वन वेब, वो सारे के सारे सैटेलाइट इंटरनेट वाले हैं। फाइबर जो आपके घरों में आजकल लग रहे हैं, एयरटेल वाले हो गए, हैथवे वाले हो गए, और केबल्स तो ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोसेस बाय विच रिसीवर्स इंटरप्रेट द सिंबल यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ द मैसेज। लिस्टिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग, लिसनिंग। ये एक प्रोसेस है जिससे जो मैसेज रिसीवर है वो इंटरप्रेट करता है सिंबल्स को जो उसे मैसेज मिले बाय द सोर्स ऑफ मैसेज। मतलब आपको इस फॉर्म में एक मैसेज मिला, इसका मतलब हुआ हाउ आर यू। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिकोडिंग। ये आपको सिंबल्स के फॉर्म में रिसीव हुआ, लेकिन वो आपके लिए था, तो यहां पे आपके पास इंटरप्रिटेशन कोड होगा जो इस मैसेज को डिकोड करके आपको बताएगा क्या लिखा हुआ है। इसीलिए कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज चाहिए, इसीलिए आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं। आप कुछ सोर्सेज यूज करिए और कंप्यूटर को खत्म करिए। बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं है आपके पास अभी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स किसके बने थे? देखो, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब था, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, फिर आपके क्या नाम है अभी चिप्स वाले आते हैं। तो आंसर क्या हमारा? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वेब ब्राउजर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है मोजिला फायरबॉक्स, गूगल क्रोम, याहू। वेब ब्राउजर पूछ रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरबॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है, क्या नहीं है? याहू। याहू एक साइट है, वो वेब एक्सप्लोरर नहीं है, वो एक सर्च इंजन है। याहू इज अ सर्च इंजन। एक और फेमस सर्च इंजन है हमारे पास, नोन एज गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट जीपीटी वाज डेवलप्ड बाय। चैट जीपीटी को डेवलप किसने करा था? गूगल, ओपन एआई, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। आंसर है ओपन एआई। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा बीपीएससी का, तो उसमें भी चैट जीपीटी का क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें पूछा गया था जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो मींस देखो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है चैट जीपीटी, उसको बीपीएससी जो इस पेपर से 2 महीने पहले हुआ था उसने भी पूछा, और ये 2 महीने बाद, वो सितंबर लास्ट में हुआ था और ये दिसंबर मिड में हुआ, इसने भी पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब बीच में आ गया हूं तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं। इस पूरे पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस तो 30 to 35 क्वेश्चंस एमपी स्पेसिफिक हैं, और बाकी सारे जनरल क्वेश्चंस हैं जो आप भी पढ़ सकते हैं। जरूरत नहीं है कि मुझे एमपीपीएससी पढ़ना है तभी मैं ये देखूं, वरना मेरे किसी काम का नहीं। काम का है आपकी ये 1.5-2 घंटे की वीडियो देख के आपको 100 टॉपिक पता चल रहा है, 100 में से 60 आपके काम के वर्थ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल में है, ट्रू। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में है, ट्रू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, ट्रू। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मुंबई में नहीं है, ये कहीं और है। ये आपका होमवर्क है, प्लीज कमेंट में लिखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहां पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड पद्म विभूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। कभी भी देखो, पद्म विभूषण, पद्मश्री, जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं ना, उसमें आपको विभूषण याद करने हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री। और पद्मश्री में भी कल्चरल डांस, किसी ने कोई कल्चरल बचाया हो, क्योंकि आप एसएससी देखो, डीएसएस भी देखो, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट इधर थोड़े कम पूछे जाते हैं, बस कल्चरल एक्सपेक्ट पे बहुत ज्यादा जोर रहता है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूं, इसका आंसर है श्री नरेंद्र सिंह कंपन्ने जी को फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में पद्म विभूषण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वर पार्ट ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020।
टोक्यो ओलंपिक्स पीछा नहीं छोड़ रही है, एटलीस्ट अभी थोड़े दिन और 1-2 महीने और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके एसएससी में ही पूछे गए थे और अभी डीएसएसबी के पेपर होंगे उनमें भी पूछे जाएंगे। तो टोक्यो ओलंपिक की वुमेन्स हॉकी टीम में इनमें से कौन कौन सी महिला थी? सुशीला चानू थी, मोनिका थी, वंदना काटारिया थी, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया? एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया कहां पे लोकेटेड है? भोपाल, ग्वालियर, जयपुर और दिल्ली। आंसर है आंसर है इसका जयपुर। देखो इसको तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, सबसे पहले कबड्डी लीग किसने जीती थी? जयपुर ने जीती थी, तो याद है। नेक्स्ट कनेक्शन बनाते जाइए, याद होगा। विच प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया था, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन है? मणिका बत्रा, कमलेश मेहता, सत्यान गणेशकरण और शरत कमल। आंसर आपका इसका शरत कमल। आपका यहाँ पे एक और होमवर्क है, खींचते को सिर्फ इतना काम थोड़ी ना कि आप यहाँ आए सुन लिए खत्म, आए हो तो कुछ पढ़िए। होमवर्क है आप इसका, जो शरत कमल जी हैं ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, प्लीज कमेंट्स में लिख देना ताकि ये पता चले आपने वीडियो देखी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट मैच विद विच कंट्री एंड इन विच ईयर? इंडिया ने अपना पहला ओडीआई क्रिकेट मैच किस कंट्री के साथ खेला और कब खेला? देखो कायदे से तो क्वेश्चन आना चाहिए था आपका वर्ल्ड कप का, लेकिन इंडिया जीती नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर है इंग्लैंड के साथ पहला ओडीआई खेला गया था 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर डिड द सेलिब्रेशन ऑफ 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे बिगिन? कौन से साल से जो 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं शुरू हुआ? मोदी जी ने शुरू करा था अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, वही है 2014, 15, 16, 17। आंसर क्या है इसका? 2015। आपका यहां भी एक होमवर्क है, आप पता करिए जो अभी 2023 का इंटरनेशनल योगा डे हुआ था उसका थीम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, Governor of the Year award at the Central Banking Award 2023 was conferred upon the Governor of the Central Bank of which country? अभी एक Governor of the Year अवार्ड मिला था, किसने दिया था? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में एक इवेंट हुआ था, यहाँ पे दिया गया था। तो आपको बताना है किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को मिला था। प्राउड मूवमेंट है क्योंकि ये इंडिया के इंडिया के सेंट्रल बैंक गवर्नर को दिया गया था, वो आपके कोविड में परफॉर्मेंस एक्सेट्रा के कारण। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर? इंडिया की पहली वुमेन सोल्जर जो स्काई डाइवर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज नोन एज स्टील मैन ऑफ इंडिया? यहाँ पे आयरन मैन से कंफ्यूज मत कर लेना, अगर यहाँ पे हमारे पहले डेप्यूटी पीएम का नाम दे देगा आपसे मार्क करके मत आना, वो लोह पुरुष अलग है, ये स्टील मैन पूछा गया है। तो लक्ष्मी मित्तल, ओम प्रकाश जिंदल, जमशेद जे ईरानी या अनिल अग्रवाल? जो स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी को बोला जाता है। चित्रकूट आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो चित्रकूट है उसको किस और नाम से जाना जाता है? चित्रकूट अभी बहुत फेमस जगह है, इसको राम सिया के नाम से जाना जाता है। whose famous literary work is मुकुल? मुकुल एक फेमस लिटरेरी वर्क है, आप चेक कर सकते हैं। इसको किसने लिखा था? माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्रा, मुकुटधर पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान? तो इसका आंसर क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये आपका इंपॉर्टेंट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत फेमस राइटर है इंडिया लेवल पर, नॉट जस्ट फॉर स्टेट। वेयर इज द हिस्टोरिकल मतंगेश्वर टेम्पल सिचुएटेड? उज्जैन, महेश्वर, खजुराहो और विदिशा। जो मतंगेश्वर टेम्पल है कहां पे स्थित है? खजुराहो में। नेक्स्ट, नोहदोरा ऑर्नामेंटेशन मेड ऑफ क्ले ऑन द वॉल इज स्पेशलिटी ऑफ विच ट्राइब? नोहदोरा एक क्ले से वॉल पर क्ले से करी हुई डिजाइनिंग है, ऑर्नामेंटेशन सजावट है, ये कौन सी ट्राइब करती है? आंसर है आपका गोंड ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम नायक वॉज रिलेटेड टू विच प्रिंसली स्टेट? जो भीम नायक थे किस प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड थे? मांडला, बड़वानी, किशनगढ़, मुदी यादव। आंसर है इसका बड़वानी। एंड प्लीज आप इसको स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एमपी स्पेसिफिक है।
नेक्स्ट, व्हेन डिड द ट्राइबल लीडर्स सीताराम कंवर एंड रघुनाथ सिंह मंदोलई भिलाल जॉइन द एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशन? तो यहाँ पे लीडर्स हैं, कुछ ट्राइबल लीडर्स हैं, सीताराम कनवार, रघुनाथ सिंह मंदलोई एंड भिलाल ने एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशन 1857 में ज्वाइन करा था। ये भी एमपी स्पेसिफिक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। विच फोक डांस इज प्रिविलेंट ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली इन द रीजनल एरियाज ऑफ सागर? अब आप सोच रहे होंगे ये सागर कौन सी जगह है? जो आपका आपका जो एमपी है वो कुछ रीजन्स में बटा हुआ है, मे भी 4-5 रीजन से ज्यादा हो गए, तो आई एम सॉरी। तो आंसर है इसका मोनी डांस। नेक्स्ट, whose फेमस वर्क इज रामचंद्रिका? रामचंद्रिका एक बहुत फेमस बुक है, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर है आपका केशव दास। कुछ चीजें आपको देखो स्पेसिफिकली याद होनी चाहिए, आप इसमें तुक्के नहीं लगा सकते। याद है तो ठीक है, वरना स्किप करिए। नेक्स्ट, व्हेन डिड द थोना लोहारी फायरिंग इंसिडेंट ऑफ निवारी डिस्ट्रिक्ट टेक प्लेस इन द फ्रीडम मूवमेंट? ये भी एमपी स्पेसिफिक है, आप इसको करना चाहे तो ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हैं। इसका आंसर है 1939। एक थोना लोहारी जगह पे फायरिंग इंसिडेंट हुआ था और बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस टाइम पे। ऑन हुम डिड द बालकृष्ण शर्मा नवीन राइट 2 काव्यास? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य लिखे थे, प्राण अर्पण एंड आत्मसर्गा। किसके ऊपर लिखे गए थे? ये लिखे गए थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी के ऊपर। जो ग्रीन मफलर है पोल्यूशन से रिलेटेड है, किस टाइप के पोल्यूशन से रिलेटेड है? इसका आंसर है नॉइस पोल्यूशन। ग्रीन मफलर क्या होता है? बोला जाता है कि हाईवे के पास आप क्या करो, पेड़ लगा दो। पेड़ लगा दो तो क्या होगा कि जो ट्रैफिक का वॉइस होगा वो रेजिडेंशियल एरियाज में कम जाएगा। रोड के किनारे आप पेड़ लगा दीजिए, जिससे जो यहाँ व्हीकल चलेंगी उसका जो वॉइस होगा वो रेजिडेंशियल एरिया में कम जाएगा। नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम flow of energy decline as it passes from lower to higher trophic level. This is explained by the following. ये भी फ्लो ऑफ एनर्जी है वो डिक्लाइन हो जाती है जब ये लोअर से हाइयर ट्रॉफिक लेवल पहुंचती है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी सन है, 10% रूल आपने पढ़ा होगा। इसका 1% जो एनर्जी है वो प्लांट्स के पास आता है, प्लांट से 10% एनर्जी हर्बीवोर से 10% एनर्जी कार्निवोर, और कार्निवोर से 10% एनर्जी टॉप कार्निवोर। एंड फॉर दैट वेरी सेम रीजन कि एनर्जी लेवल इतना ज्यादा कम हो जाता है, उसी के कारण आपके लायन या टॉप प्रीडेटर्स जो है, लायन, शेर, चीता, इन सब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। ये किसके कारण है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल जाती है तो कुछ एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है। नेक्स्ट, ओस्टियोक्लास्ट आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? जो ओस्टियोक्लास्ट है किससे एसोसिएटेड है? अब देखो हमेशा याद रखना, जब आपको एक वर्ड मिले और जिसमें लिखा हो ओस्टियो, जो ओस्टियो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है बोन को, तो आप पहले ऑप्शन में से बोन हटा, जो बोन के अलावा जो है हटा दीजिए। बोन फॉर्मेशन हो सकता है, बेसल लैमिना सिक्रीशन नहीं, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, मसल रिजनरेशन नहीं, और क्लास का मतलब होता है मेकिंग, तो आंसर क्या हुआ हमारा? बोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, हु डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स? एक ही करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो आंसर क्या है इसका? यूएन। याद रखना आपको सिर्फ इतना याद होगा, 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स था, 2024 आ चुका है, तो ईयर ऑफ क्या है? कैमेलिड्स। कैमेलिड क्या है? ऊँटों की एक प्रजाति है जिसमें शायद 2 हम्प होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? आप मतलब खेती कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? पहला ऑप्शन सॉइल प्रिपरेशन, इरिगेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग। मतलब सॉइल प्रिपेयर करा, पानी डाल दिया, फिर बुआई करी, फिर काट लिया, गलत है। सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल को प्रिपेयर करा, सोइंग सीड डाला, इरिगेशन पानी डाला, फिर हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है। सोइंग बीज बोया, फिर कटाई कर ली, फिर पानी डाला, फिर मिट्टी को तैयार करा, ये तो पूरा ही गलत है। सॉइल प्रिपरेशन, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, ओहो बीज आखिरी में बो रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या है? सॉइल प्रिपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट अ ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। प्लीज एक और होमवर्क ले लीजिए, बहुत अच्छा होमवर्क है और बहुत काम आएगा आपके। हॉटस्पॉट्स के क्राइटेरिया क्या होते हैं? इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, उनका नाम है हिमालय, सुंडालैंड एंड वेस्टर्न घाट। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? इसने पूछा कौन सा नहीं है, इस आंसर है हमारा नारो हिल्स। आंसर है हमारा नारो हिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम नहीं है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वापस जनरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ये है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, ये भी है। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर एनीमिया कंट्रोल, स्कूल में गोलियां दी जाती हैं बच्चों को आयरन के लिए, ये भी है। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, हमारे दांत चेक नहीं हुए आज तक स्कूल में, तो ये नहीं है, न्यूट्रिशनल नहीं है ना। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आपको इकोसिस्टम की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इकोसिस्टम क्या है? आपस में इंटरेक्शन करके वहां लाइफ पॉसिबल तो होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स की। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो आप हमेशा याद रखेंगे जो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है वो कौन सी है? मरीन इकोसिस्टम है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है? आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो आपके बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से? जिन्हें बैक्टीरिया बहुत लंबे समय तक भी नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, आपको प्लास्टिक में बता देता हूँ, तो नेचुरल चीजें आराम से बायोडिग्रेड हो जाएगी। पेपर नेचुरल है, आराम से बायोडिग्रेड हो जाएगी। तो नॉट पूछा ना इसने, तो ये तो नहीं है। फूड एंड प्लांट वेस्ट, खाने को छोड़ दीजिए सड़ जाएगा, तो है। इंसेक्टिसाइड, वुड एंड सेल्यूलोज, ये भी है। तो आंसर क्या हमारा? इंसेक्टिसाइड। इसीलिए हमें बोला जाता है जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से कम यूज करना चाहिए, सिर्फ जरूरत अनुसार, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, फूड चेन में चले जाते हैं और फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिनोमिना दिखाते हैं। which among the following is a recent scientific mission of ISRO for the comprehensive study of sun? अब देखिए, बीपीएससी में नासा का पूछा गया था इंपॉर्टेंट मिशन, यहाँ पे इसरो का पूछा गया है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसरो फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ सन, इनमें से कौन सा मिशन इसरो द्वारा लॉन्च करा गया था सन की स्टडी के लिए? आदित्य L1, भास्कर L2, सोलर मिशन L1, सोलर ऑर्बिटर। आंसर क्या है? आदित्य L1। Who among the following started गणेश महोत्सव इन महाराष्ट्र? आपको बता दूं, गणेश महोत्सव जो अब गणेश चतुर्थी पे हम मनाते हैं, और शिवाजी महोत्सव, ये महाराष्ट्र में एक इंसान ने शुरू करा था, लेजेंड थे वो। नाम क्या था उनका? बाल गंगाधर तिलक। नाम क्या था उनका? बाल गंगाधर तिलक। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द डिमांड ऑफ कांग्रेस? जो फर्स्ट स्टेज था नेशनल मूवमेंट का, देखो नेशनल मूवमेंट के स्टेजेस रहे हैं, कौन कौन से स्टेज थे? पहले तो जब पीसफुल मांग कर रहे थे, फिर उसके बाद रेवोल्यूशनरी आए थे, फिर गांधीयन एरा आया था, और फिर हमें आजादी मिल गई थी। जो फर्स्ट स्टेज था जब वो पीसफुली डिमांड कर रहे थे, धरना देकर, प्रोटेस्ट करके, लेटर लिख के, इनमें से कौन सी कांग्रेस की डिमांड नहीं थी? पहला, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स बढ़ा दो। दूसरा, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, पहले पे आते हैं। क्या उनकी मांग रही होगी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपका लोकसभा या स्टेट गवर्नमेंट की जो विधानसभा होती है, वहां पर मेंबर्स को बढ़ाया जाए? थी, ये मांग थी। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल, वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे भाई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन दो, इंडियंस को भी वहां हिस्सा लेने का मौका दो, तो ये भी थी। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिक्कत क्या हो गई थी? कुछ लोगों के हाथ में ही एग्जीक्यूटिव पावर भी था, जुडिशरी पावर भी था। अगर आपको बेसिक पता है तो स्टेट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव रूल बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन रूल्स को फॉलो करवाती है, और जुडिशरी जो रूल फॉलो ना करे उसको पनिशमेंट देती है।
तो पहले ये सारी पावर्स एक के हाथ में थी, तो कांग्रेस डिमांड कर रही थी आप सेपरेट बॉडीज बनाइए। यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसका जस्ट ऑपोजिट है। आंसर क्या हमारा, यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट कॉइन्ड द वर्ड पाकिस्तान, इनमें से किसने सबसे पहले टर्म कॉइन करा था पाकिस्तान? सर दर्द किसने करा था? यहाँ पे ये एक स्टूडेंट था, ये मे बी वही लंदन वंडन में पढ़ता था, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम पे इसने नाम प्रपोज करा था। क्या नाम था इसका? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट, फॉलोइंग ईयर डिड द नादिर शाह इन्वेड इंडिया, किस ईयर में नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड करा था? बेसिक क्वेश्चन है। 1739। जो नादिर शाह वही है जो आपका पीकॉक थ्रोन यहां से चुरा के ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कंकरिंग द शाकाज, शाकाज को हरा के विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉइन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय चंद्रगुप्ता टू, चंद्रगुप्त टू, इनका ही नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इन्हीं के पास नवरत्न थे, इन्हीं के पास कालिदास था, ठीक है। और जो फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम हुएनजैंग आया था वो भी इन्हीं के कोर्ट में आया था। तो जब इन्होंने चंद्रगुप्त टू ने शाकाज को हराया और अपना नाम शाकारी रखा, तो उस टाइम पे इन्होंने कॉइन इंट्रोड्यूस करा था, न्यू मेटल कॉइन इंट्रोड्यूस करा था, कौन सा? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्राउन। आंसर क्या है? इन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करे थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस गिवन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फ्रीडम ऑफ प्रेस कब दिया? आंसर है हमारा 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये टर्म किससे रिलेटेड है? महायान, हीनायान, थेरावाद, वज्रयान। अब देखो यहां से ये दोनों मैं चुपचाप काट दूंगा, क्योंकि हीनायान और थेरावादिन दोनों, हीनायान को ही बोला जाता है, डेरोगेटरी रिमार्क है, लेकिन थेरावाद को ही हीनायान बोला जाता है, तो ये दोनों तो पहले कट गए। दूसरा पूछा वज्रयान और महायान। आंसर क्या इसका? जो महायान सेक्ट, ये सारे क्या है? सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ये किससे रिलेटेड है? ये महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रिंसिपैलिटीज वर मर्ज इन द सौराष्ट्र संघ ऑन 15 फरवरी 1948? आपको पता है ना, हमारे लौह पुरुष ने 500 से ज्यादा प्रिंसिपैलिटीज को जोड़ के इंडिया के पार्ट बनाए थे, छोटे छोटे राज्य थे, तो वहां पे सौराष्ट्र संघ बनाया गया था बहुत सारे प्रिंसिपैलिटीज को जोड़कर। तो वो पूछ रहा है कि उस सौराष्ट्र संघ में कितने मेंबर्स थे? तो हमारा आंसर क्या है? 222। इसी सौराष्ट्र संघ से आपका गुजरात निकला। नेक्स्ट, इन द ईयर 1948 which state came into existence after the merger of बुंदेलखंड एंड भगेलखंड? 1948 में दो रीजन्स, बुंदेलखंड रीजन और भगेलखंड रीजन को मिला के एक नई एग्जिस्टेंस बनाई गई, उसका क्या नाम था? विंध्या प्रदेश। वही आगे चल के आपका मध्य प्रदेश, उसके कुछ पार्ट्स मिलके बने। इन विच सेशन वाज द कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट? बहुत बेसिक क्वेश्चन, किस में जो डिवाइड, किस सेशन में कांग्रेस डिवाइड हो गई थी? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, मतलब स्प्लिट पूछ रहा है। तो क्या है आंसर? सूरत स्प्लिट। और फिर जुड़े कब थे? लखनऊ पैक्ट में। यहां पे सूरत स्प्लिट में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस में टूट पड़ गई थी, लखनऊ पैक्ट में 1916 में जोड़ दिया गया था। ये 1907 में था, ये 1916। डेट गलत हो तो प्लीज कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कौन सा राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर नहीं आता, के अंडर नहीं आता। मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या देखता है? देखो, एक पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे कुछ रूल्स लिखे गए कि एक ह्यूमंस को ये फैसिलिटीज, ये राइट्स मिलने चाहिए। तो जिस जिस देश ने उस कॉन्फ्रेंस में वो करा कि साइनिंग करा, उन्हें अपने देश में क्या बनाना पड़ा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाना पड़ा। इंडिया ने भी वहां पे हस्ताक्षर करा था, तो इंडिया ने भी बनाया यहाँ पे। तो वहां पे कुछ राइट्स दिए गए जो देने पड़ते हैं, ठीक है। तो कौन से नहीं थे? राइट रिलेटिंग टू इक्वालिटी, राइट रिलेटिंग टू एजुकेशन, राइट रिलेटिंग टू लाइफ, राइट रिलेटिंग टू लिबर्टी। अब यहाँ पे बहुत आसान है डिस्क्रिप्शन करना। इक्वालिटी का राइट मस्ट है। लाइफ का राइट मस्ट है। लिबर्टी आपकी आजादी मस्ट है। तो ये तो तीन वैसे कट गए। तो हमारा आंसर क्या है? राइट रिलेटिंग टू एजुकेशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन
आपका एजुकेशन रिलेटेड राइट को नहीं देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The total number of members other than the chairperson and the vice chairperson of the National Commission for the Scheduled Tribe is, कितने मेंबर्स हैं चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के अलावा किसमें, नेशनल कमीशन फॉर एसटी में टोटल मेंबर्स कितने हैं चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के अलावा। देखो टोटल जो इन जैसी बॉडीज की टोटल रहती है, एवरेज रहती है 5-7 की। ठीक है, तो जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है ये 5 मेंबर बॉडी है। ठीक, इसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 रेगुलर मेंबर्स, तो कितने हैं, 3 है, टोटल कितने हैं, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इसको भी, प्लीज इसको भी याद कर ले आप। एनजीटी का हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन होल्ड हिज ऑफिस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, जो आपका कैग है वो अपने ऑफिस में कितने साल रह सकते हैं। याद रखना कैग कौन है, जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑडिट करते हैं। 2G स्कैम, ये सारे जो स्कैम सामने आए थे ना, ये हमेशा कैग की रिपोर्ट के बेस पर ही आते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, वो अपने ऑफिस मैक्सिमम 6 ईयर तक होल्ड कर सकते हैं। द यूनियन यूपीएससी constitute a committee in July 2000 to review civil service examination under the chairmanship of, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो प्लीज स्किप इट। आंसर क्या है इसका, प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग। एक्चुअली आपने पूरा ये नहीं सुना होगा, आपने अलग कमेटी सुनी होगी, ये बहुत फेमस कमेटी थी। अगर होमवर्क चाहिए तो प्लीज एक बार इसको चेक करिए किस लिए थी अलग कमेटी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन, 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर सी रंगाराजन। और अभी कौन सा चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन ने अभी अपनी रिपोर्ट दी है, इसके चेयरपर्सन का नाम बताइए कमेंट्स में, थैंक यू। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन क्या क्या काम करेगी वो किस में लिखे हुए हैं। देखो बात ऐसी है ना, बहुत सारे पेपर हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब उन्हें कुछ नया मिल नहीं रहा, तो कुछ चीजें तो देखो रिपीट करनी पड़ती हैं, जैसा भी आपने पीछे क्वेश्चन में देखे, और कुछ चीजें वो जानबूझ के अलग अलग देने की कोशिश कर ही रहे हैं, सेम नहीं दे रहे हैं। तो सेक्शन 12 में लिखा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट में, सेक्शन 15 में लिखा है, सेक्शन 10 में लिखा है कि सेक्शन 3 में लिखा है। आंसर है फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहां पे लिखा है, सेक्शन 10 ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। सॉरी। नेक्स्ट, which of the following article of Constitution of India is related to the expenses of Public Service Commission? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल बताता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का खर्चा कैसे होगा, कैसे होगा। आंसर क्या इसका, आर्टिकल 322। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द न्यू इंस्टीट्यूशन नीति आयोग constituted in the place of प्लानिंग कमीशन। अब नीति आयोग जो हमारे मोदी जी ने बनाया था प्लानिंग कमीशन की जगह पे, वो कब बना। अब मेरी मानोगे ये जो एक क्वेश्चन है ना नीति आयोग का कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, मोस्टली में मिल जाएगा, बहुतों में मिल जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज नीति आयोग के बारे में एक बार पढ़ लीजिए, कौन चेयरमैन है, क्या इसके पास सीईओ है, इसका मेन काम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और फुल फॉर्म तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं तो ये भी बहुत आसान है। 2014 मोदी जी उस टाइम पे आए थे, तो ये तो नहीं है। 15 मार्च 1950 इस टाइम पे तो प्लानिंग कमीशन आया था। 11 जनवरी 2016 आंसर क्या है आपका, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। आपको क्वेश्चन, आपको एक और चीज का आंसर देना है, इसने रिप्लेस कब कर दिया था प्लानिंग कमीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, फूड प्रिजर्वेशन कमीशन इज स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग है। जो फूड प्रिजर्वेशन कमीशन है, एफपीसी है, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन से होते हैं, वो सारे बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जो किसी पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। अब देखो डिफरेंस दो में आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके अलावा जितने ऑर्गेनाइजेशन जो किसी लॉ द्वारा बनाए गए हैं वो सारे के सारे स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसका आंसर क्या आपका, फूड प्रिजर्वेशन कमीशन किसके अंतर्गत बनाया गया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाया गया
ठीक है, ये फैक्ट है, अच्छा फैक्ट है, याद रखने वाला है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन 1988? याद रखना 3 बार बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था। एक बार इंदिरा गांधी जी ने करवाया था, एक 1980 में हुआ था, और एक अभी रिसेंटली आपका मोदी जी ने करवाया था 2019 या 18, बट ऐसी कोई डेट थी। डेट गलत हो तो प्लीज गूगल करिए। नेक्स्ट, इसका कितने बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था? 6 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था। एंड आई एम सॉरी, नेशनल मोदी जी ने नेशनलाइज बैंक का मर्जर करवाया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the small industry development bank of india, in short SIDBI, established? सिडबी को कब एस्टेब्लिश करा गया था? तो आंसर क्या है इसका? अप्रैल 1990। देखो बीपीएससी के क्वेश्चन में नबार्ड के ऊपर आया था, तो आप एक बात देख सकते हैं, आरआरबी, नबार्ड, सिडबी, ये जो इंपॉर्टेंट बैंक्स के या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एस्टेब्लिशमेंट की डेट पूछी जाती है, और एक नहीं बहुत पेपर में पूछी जाती है। अगर आप एक 1/4 साइज का पेपर पकड़ो, उसके हाफ पेज में ये सारा लिख लोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में पूछा जा रहा है, तो एक जगह लिख लो, 10 बार याद करो, याद हो जाएगा। तो प्लीज ये भी आपका होमवर्क है, अगर आप ये कर लो तो प्लीज कमेंट में लिख देना, थैंक यू। और किसी और की अगर हेल्प करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पे हमने एक डिस्कशन फॉरम बना रखा है, वहां पे भी अपलोड कर देना, कुछ लोगों का भला भी हो जाए, तो जो आलसी नहीं करना चाहते खुद। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नबार्ड एस्टेब्लिश? लो सीधा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया नबार्ड का। नबार्ड एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो जो नबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 का। याद रखना इनके पे क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि पहले कौन सा बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना। तो इस अगर आपके पास डेट्स लिखे होंगे तो आप ये आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर ये बनाएंगे और आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ? जो इलेक्टोरल कॉलेज है किसके इलेक्शन के लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? अब यहाँ ये कोई कॉलेज नहीं है, वैसे आप सबने पढ़ रखा है तो मुझे पता ही है, आपको पता ही होगा। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा चुनने में, ठीक है। याद रखना सब पार्टिसिपेट करेंगे एक्सेप्ट जिनको नॉमिनेटेड मेंबर्स के अलावा, सारे इलेक्टेड मेंबर्स आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट देखो करते हैं, लेकिन कौन नहीं करता? नॉन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड members do not participate in प्रेस इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसमें तो दोनों आ गए, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, जी बिल्कुल, लेकिन कौन नहीं कर रहा? नॉमिनेटेड मेंबर्स तो नहीं कर रहे, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो ये लिखा हुआ है द इलेक्टेड। The elected members of both House of Parliament and elected members of state assemblies, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स है क्या? नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। कमाल की बात है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव पार्ट नहीं लेती, दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी उसमें पार्ट लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPSP, Directive Principle of State Policy, are explained in Part 4A of the Indian Constitution. This system has been taken from the Constitution of which country? जो आपका DPSP है, Part 4A में जो DPSP आपका लिखा हुआ है, अब यहाँ पे बोलोगे 4A कैसे आया, थोड़ा रिसर्च करिए। तो हमने कहाँ से उठाया? आयरलैंड से। ये सेम क्वेश्चन बीपीएससी से टिका हुआ क्वेश्चन, मतलब ये बेसिक है, इतना आपको आना चाहिए कि जो डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से हमने लिया है, ठीक है। द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पार्लियामेंट किससे मिलके बना हुआ है? प्लीज ओपन आर्टिकल। क्या पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा आते हैं? क्या पार्लियामेंट में लोकसभा और प्रेसिडेंट आते हैं? क्या पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं? क्या पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं? आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज
पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो याद रखना, प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उसके बिना पूरा नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा कोई सा भी बिल पहले लोकसभा में पास हुआ, किसी में ही पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा, फिर सेकंड हाउस में जाएगा और लास्ट में कंसेंट किसका लगेगा, प्रेसिडेंट का। और कोई ऐसा बिल हो गया, प्रेसिडेंट उसको पॉकेट में रख लेगा, पॉकेट वीटो कर लेगा कि मैं तो उसे पास होने दे ही नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द राइट टू एजुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन आपका एक फंडामेंटल राइट बन गया, आर्टिकल 21A बन गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू बना? तो आंसर है इसका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिए। इसका क्वेश्चन ये भी आता है, जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 या 2000 सॉरी 1 या 3 है, याद नहीं, सॉरी, तो हुआ क्या था, उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंड कर दिया था और 2009 में वापस चलाया गया। तो आपका होमवर्क है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ और फोर्स में कब आया, जब गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 51A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? इनिशियली 10 ऐड करे गए थे, फिर जब आपका राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया तो एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई एजुकेशन के रिलेटेड। टोटल कितने हो गए? 11। अभी प्रपोज करे जा रहे हैं कि 3-4 और डाले जाए, लेकिन वो अभी प्रपोज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो सोशलिस्ट वर्ड है प्रेम्बल में डाला गया? ये सेम क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, ये बेसिक है, देखो पूछा जाता है। तो आंसर क्या है हमारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जिसे इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड? किस प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था? आंसर क्या इसका? कैबिनेट मिशन प्लान। ये भी बीपीएससी में पूछा गया था। उसमें क्या पूछ दिया गया था, जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान में आए कौन कौन थे? ठीक है, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये जिनके नाम पूछ दिए गए थे। इसमें पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके तहत बनाएगा। देखो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम, टॉपिक सेम है। कुछ टॉपिक्स आप कर लीजिए ताकि एटलीस्ट आप उन 10% में आ जाओ जिनके बीच में सिलेक्शन होता है। क्योंकि बहुतों तो सीधा कहना है कि 80 से 90% बच्चे तो सिर्फ संख्या बढ़ाने आते हैं, पढ़ने वाले कंपटीशन वाले वही 10 है। तो उसमें आना है तो थोड़ा सही से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। इनको पेयरिंग करिए और कोड बताइए। बायोस्फीयर रिजर्व एरिया और स्टेट, बताइए बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है और कौन से स्टेट में है। तो देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में हमेशा पूछे गए हैं और आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब नौकरैक कहाँ पे है? नौकरैक है मेघालय में। मानस असम, मानस तो आपका वो भी है, नेशनल पार्क भी है। आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा, 40 नेशनल पार्क है, 40 से 42 नेशनल पार्क है। आप बढ़ाए होंगे नहीं बढ़ाए, जहां तक आप प्लीज इसको एक बार ओपन करके याद कर लीजिए। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो 18 ही है, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए। सिमलीपाल उड़ीसा में है, शेषचलम आंध्र प्रदेश में। हमारा आंसर क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप अंडरग्राउंड हीट वाज मेड इन। जो ग्राउंड के बीच में से जो लावा के थ्रू वो हीट निकलती है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। बस डिपेंड करता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। तो यूएस में जो बॉयस इडाहो में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट करा गया, जो अंडरग्राउंड हीट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मोलासिस बेसिन। देखो मोलासिस बेसिन क्या होता है, जब जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं ना, जब वो अलाइन हो जाते हैं तो वो मोलासिस बेसिन बनाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आंसर क्या है? मिजोरम। ये बिल्कुल लाइन लिखी हुई है कि मिजोरम हैज मोलासिस बेसिन। नेक्स्ट, वेयर इज द ताती पाका ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड। तो ताती पाका ऑयल रिफाइनरी कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। अभी न्यूज में रहा था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज नियर द गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप के पास कौन सा सी है? अब याद रखना, गाजा स्ट्रिप इसलिए पूछा गया, इजराइल वॉर वहीं चल रही है, इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन के बीच में। गाजा की पट्टी तो बोलते हैं उसको। तो किसके पास है वो? मेडिटेरियन सी के पास।
नेक्स्ट है ये प्लेस है और कौन कौन से स्टेट में है आपको ये बताना है, ठीक। बेलदाला, केंदुझर, बालाघाट और कुदेरमुख। एक्चुअली ये कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं। जो आपका बेलदाला है वो है आपका छत्तीसगढ़ में, केंदुझर है उड़ीसा में, बालाघाट है मध्य प्रदेश में, कुदेरमुख है कर्नाटका में। देखो ये भी थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के, तो ये नहीं आता तो चलो कोई बात नहीं। इसमें से आपको कम से कम ये याद होना चाहिए, बालाघाट और कुदेरमुख। बालाघाट और कुदेरमुख आपको याद होना चाहिए, वैसे हो जाता तब भी आप ऑप्शन में फंस जाते, बट ठीक है, अगर आपको ये दोनों भी आता है तो मान सकते हैं आपकी प्रिपरेशन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डू नॉट कम अंडर डायोस्ट्रोपिज्म। डायोस्ट्रोपिज्म क्या है, एक जियोग्राफिकल टर्म है, प्लीज इसकी डेफिनेशन बताइए हमें कमेंट में। सारा काम मुझे ही करना होगा तो आपको पढ़ा के क्या करूंगा, थोड़ी मेहनत करिए, आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो दिखना भी चाहिए कि हाँ कुछ करना है। विच इनमें से कौन सा डायोस्ट्रोफिज्म प्रोसेस में नहीं आता, आंसर है आपका हेट्रोजेनिक। देखो जेनिक का मतलब होता है बनना, ओरो मतलब होता है माउंटेन, ओरोजेनिक माउंटेन का बनना, अर्थक्वेक, भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक। थोड़ा समझ गए होंगे, नहीं समझे तो प्लीज गूगल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट टू लोएस्ट लिटरेसी रेट। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बताओ मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा और यहाँ पे केरला भी था, केरला, यहाँ पे हाईएस्ट टू लोएस्ट लिटरेसी किसमें है? देखो सबसे ज्यादा केरला में है तो दुनिया को पता है, तो इन्होंने फर्स्ट केरला ही दिया कि बेटा ठीक है हम सबको पता है, बाकी बताओ, बस किया तो ऐसे ये सारे के सारे नॉर्मल सेंसस के क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि नया सेंसस अभी तक आ जाना चाहिए था, फिर कोविड, फिर प्रदर्शन, ये वो के कारण नहीं आए हैं, तो ये तो घिसा पिटा क्वेश्चन है। लेकिन इसका आंसर है केरला, केरला के बाद मिजोरम में, फिर गोवा में, फिर सबसे कम त्रिपुरा में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस फ्रॉम द त्रिम्बक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक का है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के त्रिम्बक हिल्स से कौन सी रिवर राइज करती है? वितरणा। अब देखो रिवर्स के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं टोटल आपकी 12 से 15 होगी, 12 से 15 बड़ी रिवर्स है इंडिया में, इनके आप ट्रिब्यूटरीज को प्लीज याद कर लीजिए, बेटर रहेगा, हर एग्जाम के लिए बेटर रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा ये 2 घंटे का काम होगा अपने पास बनाने का, बना के रखने का और डेली रिवीजन करने का, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा बहुत सारे पेपर्स में, जो सा मर्जी आप दे रहे हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन फॉर ऑल द चेंजेस इन क्लाइमेटिक वेदर। देखो ट्रोपोस्फेयर, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। ये क्वेश्चन पूछना चाहता है इनमें से कहां पे, मतलब इन 5 लेयर्स में से किस लेयर पे सारे क्लाइमेटिक और वेदर फिनोमिना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सबसे पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर में, यहीं पे आपके सारे वेदर इवेंट होते हैं। और इसी पे एक इसका भाईचारे वाला क्वेश्चन है कि जो प्लेन है कहां पे उड़ती है, प्लेन मोस्टली आपका कहां उड़ती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि यहां पे साफ रहता है, ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर इवेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड एट चचई ऑफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा थर्मल पावर स्टेशन चचई ऑफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है? अब ये एमपी स्पेसिफिक है, आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है अमरकंटक पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ईयर 2020-21 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन मध्य प्रदेश। ये भी बिल्कुल एमपी स्पेसिफिक है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, इसका आंसर खड़गांव है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रोडवेज ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी एमपी स्पेसिफिक है, आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। 30 से 35 क्वेश्चन एमपी के, बाकी सारे सबके लिए। तो विच इज नॉट करेक्ट, एमपी के रोडवेज के में से क्या करेक्ट नहीं है किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? 2018-19 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। पहला, द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इज मोर देन 8000 किलोमीटर, ट्रू। एमपी में जो नेशनल हाईवेज की लेंथ है वो 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। द लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवे इज मोर देन 11000 किलोमीटर, ये भी ट्रू है।
द लेंथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोड इज मोर देन 50,000 किलोमीटर, ये भी ट्रू है। दिस स्टेट रैंक फर्स्ट इन द रोड डेंसिटी, फॉल्स है। सेकंड बिहार है, फर्स्ट तो यूपी था या तो लद्दाख की साइड, सॉरी। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन डिड द मध्य प्रदेश होल्ड इन कॉपर प्रोडक्शन, ये भी एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यू कैन स्किप इट और लिसन इट। आंसर क्या है, कॉपर प्रोडक्शन में, नहीं एक्चुअली ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर प्रोडक्शन में 2021-2022 में मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे था। नॉर्मली कॉपर प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे राजस्थान रहता है, वहीं पे फेमस खेतरी माइन है ना, तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जनरल में काउंट करो और इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश फ्लोज इन 3 years, इनमें से कौन सा रिवर मध्य प्रदेश का 3 राज्यों से होकर गुजरता है? मही रिवर है। मही रिवर क्यों है? देखो तो एमपी से निकल के सीधा यूपी में जाता है, सोनार बेटवा सेम कहानी। और जो लेकिन जो मही रिवर है वो एमपी जाएगी, एमपी के बाद आपका, एक मिनट, गुजरात फिर राजस्थान, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट इन द रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक करेक्ट नहीं है ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश के रिलेटेड? पहला, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह देखो, सिर्फ ब्लैक सॉइल पढ़ा है हमने, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल कहते हैं, ट्रू, हमें नॉट करेक्ट पूछा है। ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर रखने की ताकत है, ट्रू। ब्लैक सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट, क्या इसके पास हाई सैंड कंटेंट है? मुझे नहीं पता, नेक्स्ट पे चलता हूं। इट्स स्ट्रक्चर इज क्लोडिश बट ओकेजनली फ्रेबल, इसका जो स्ट्रक्चर है क्लोडिश रहता है लेकिन कभी कभार फ्रेबल हो जाता है, तो लो सैंड कंटेंट होता है इसके अंदर, हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, जो पूर्णा रिवर है, ये आपको ऐसे मत लेना कि सिर्फ एमपी का क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप एटलीस्ट 15 मेजर रिवर्स को पकड़िए, उनकी ट्रिब्यूटरी होगी, हर एक की मुश्किल से 7 से 8 है मेन ट्रिब्यूटरीज, उनको कर लीजिए। वो सिर्फ 2 पेज लिखने पे आपके किसी भी एग्जाम के 2 नंबर 4 नंबर जितने का भी एग्जाम होता है वो आपके पूरे होंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी में रिवर से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मे भी कुछ ज्यादा फायदा हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन था जो पूर्णा रिवर है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर है ताप्ती रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के रिगार्डिंग? ये एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। क्लाइमेट ऑफ क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है, याद रखना। द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज ट्रॉपिकल, ट्रू। द स्टेट कम्स अंडर द मॉनसून क्लाइमेट, ट्रू। टेम्परेचर टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, टेम्परेट क्या होता है? ठंडा, ठंडा एरिया इसके साउथर्न पार्ट में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट्स सेंट्रल पार्ट, ट्रू ट्रू ट्रू, आंसर क्या हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश, ये भी एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कौन सा टाइप का फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में नहीं मिलता? तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी हम इसको आंसर दे सकते हैं। ट्रॉपिकल वेट डिसिडियस फॉरेस्ट, मानसून है तो ये है। सब ह्यूमिड हिली फॉरेस्ट, हिल रीजन है। थॉर्नी फॉरेस्ट, एल्पाइन, एल्पाइन हमारे बहुत ज्यादा ठंडे एरियाज में होते हैं, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के ये क्वेश्चन हो सकता था। नेक्स्ट है, बीजागढ़ हिल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, जो बीजागढ़ हिल है वो किस माउंटेन रेंज में आता है? इसका आंसर है सतपुरा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ तातिया मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम, ये भी एमपी का है। ये मामा वर्ड शिवराज सिंह चौहान के लिए यूज किया जाता है, उसका मामा बन गया एक्चुअली, लेकिन ठीक। तो आंसर है इसका सप्लाइंग लो कॉस्ट इक्विपमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फॉर द न्यू इंडस्ट्री बिजनेस टू बीपीएल कैटेगरी बेनिफिशियरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। जो तात्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम ये एसटी कम्युनिटीज के लिए लाया गया है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए होते हैं, उन्हें लो कॉस्ट में इक्विपमेंट और वर्किंग कैपिटल देने की बात कही गई है इस स्कीम के अंडर। विच सिटी इन मध्य प्रदेश हैज अ क्लस्टर डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड एलीड प्रोडक्ट, कि मध्य प्रदेश की किस सिटी में क्लस्टर बनाया गया है ट्रांसफॉर्मर और उसके एलीड प्रोडक्ट को बनाने के लिए? आंसर क्या है? भोपाल में क्लस्टर क्रिएट करा जा रहा है जहां पर ट्रांसफॉर्मर्स और दूसरे एलीड प्रोडक्ट्स बनते हैं। हाउ डिड द मध्य प्रदेश परफॉर्म इन द असेसमेंट ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020?
ये भी एमपी स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, नेशनल एग्जाम में इसका उतना काम नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। मध्य प्रदेश को अचीवर्स वो मिला था। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन ऑर्डर ऑफ देयर डेसिनियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 टू 2011 एज पर 2011 सेंसस। अरेंज द लोएस्ट टू हाईएस्ट। ये भी एमपी स्पेसिफिक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बेस पे डिस्ट्रिक्ट को करना था। तो जो इसका आंसर है अन्नपूर्ण, सबसे कम ग्रोथ रेट अन्नपूर्ण में था, अनूपपुर में था, उससे ज्यादा बैतूल में, उससे ज्यादा छिंदवाड़ा में, सबसे ज्यादा मंदसौर में। नेक्स्ट, which district in Madhya Pradesh showed the highest improvement in multi-dimensional poverty as report of Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission? ये भी एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट इंप्रूवमेंट आई थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में? तो जो इसका आंसर है अलीराजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर्स में आपको मिल जाएगा। आंसर है इसका लॉर्ड रिपन। By which amendment of the Indian Constitution have the municipal laws been updated? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत म्यूनिसिपल लॉज को चेंज करा गया था? याद रखना 73rd CAA पंचायत के लिए था एंड 74th CAA म्यूनिसिपैलिटी के लिए था। तो आंसर क्या हमारा 74th, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी पूछी गई है। Who amongst the following was the first speaker of Madhya Pradesh Legislative Assembly? MP specific question, आप skip कर सकते हैं। आंसर इसका पंडित कुंजीलाल दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who decide whether a bill is a money bill? कौन डिसाइड करता है एक जो बिल या मनी बिल है या नहीं? तो कौन करता है? स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर। और सेंटर में मतलब लोकसभा में कौन डिसाइड करता है? वहां पे भी स्पीकर ही करता है। What is the maximum age limit of High Court judge? High Court judge की maximum age limit क्या है? 62 years और सुप्रीम कोर्ट की 65। कुछ गलती हो तो प्लीज बता देना। तो आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू। तो देखो, इससे कुछ इंसाइट्स मिलती हैं हमें। कुछ टॉपिक्स रिपीटेटिव है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और हर रीजन के लिए, ठीक? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल रहा, आपको इसमें पंचायती राज से क्वेश्चन मिल गया, इनडायरेक्टली मिला है। भले ही 70 उसने पूछा म्यूनिसिपैलिटी कौन सी है, 73rd की 74, लेकिन पंचायती राज में ही आता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से बोरो करे गए? कंप्यूटर। आपके हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा फिक्स पैटर्न ही है। आपकी सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? मॉडर्न हिस्ट्री की। सबसे ज्यादा वेटेज इसमें भी किसकी मिली? मॉडर्न हिस्ट्री की मिली। इसमें मैंने आपको कुछ काम दिए हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स की आप एक A4 शीट में बनाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे, उसमें वहां पे कम्युनिटी में शेयर कर दीजिए। आपकी तो रिवीजन हो जाएगी, किसी का भला हो जाएगा। इसके अलावा 15 मेजर रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, ये हम ये सेशन ले आएंगे ताकि ये पूरा कर सके। और आपने कुछ करंट इवेंट्स देखे इस पेपर में, प्लीज उन करंट इवेंट के इर्द गिर्द क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। वो आपके काम आ सकता है, क्योंकि आपने देखा 2 महीने पहले बीपीएससी में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से ही कुछ